पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यूं तो दिलवालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली का मानवीय चेहरा सामने आया जब किसी रंजिश की वजह से एक परिवार पर चाकुओं से कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वो चाकू गोदते रहे परिवार के अंदर। एक महिला की मौत हो जाती है। लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई पुलिस को तला नहीं करता, बीच बचाने के लिए सामने नहीं आता। तस्वीरें इतने विभत्स है कि हम आपको इन्हें पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। खून खराबे की एक खौफनाक वारदात राजधानी दिल्ली के ख्याला इलाके की है, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के परिवार वालों पर चाकुओं से वार कर दिया। पहले आरोपी ने महिला पर चाकुओं से वार कर उसकी जान ले ली, फिर उसके बगल में ही उसके पति और बेटे पर भी हमला किया। हैरत की बात यह है कि आरोपी खुलेआम चाकुओं से वार करता रहा और लोग बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। पुलिस इस मामले में आरोपी आजाद नाम के शख्स की तलाश कर रही है, लेकिन राजधानी में इस तरह की वारदात दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के ललितपुर में किस तरह से आग का तांडव सामने आया, कितना नुकसान हुआ आप खुद देखिए। तस्वीरों में देखिए कैसे आग की लपटें आसमान छू रही है। यह हादसा हुआ यूपी के ललितपुर में, जहां एक कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। पास ही एक छोटी सी दुकान भी आग की चपेट में आ गई। चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। जिस जगह पर आग लगी है पास में ही एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था। इसी वजह से खतरा काफी ज्यादा था, लेकिन रात के वक्त गश्त लगा रहे एक पुलिसकर्मी ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन आग बुझाने में घंटों का वक्त लग गया। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से 2 फुट लंबे चाकू के नोक पर एक शख्स ने एक कार लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखिए शाम के 7:30 बज रहे हैं। एक शख्स अपने घर के गैराज में अपनी मर्सिडीज पार्क कर रहा था। तभी पीछे से 2 लोग दौड़ते हुए गैराज की तरफ भागते हैं। दोनों के चेहरे ढके हुए हैं। कार में बैठे इयन बेगोट को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो कार से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और 2 फीट लंबे चाकू की नोक पर उनसे कार की चाबी ले लेते हैं। इसके बाद एक लुटेरा गैराज में आकर कार को खोलने की कोशिश करता है। इसके हाथ में भी एक चाकू है। ये शख्स जैसे ही कार को गैराज से बाहर निकालता है, वैसे ही दूसरा लुटेरा अपनी चाकू लहराते हुए कार में सवार होता है और दोनों कार लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इन लुटेरों का पता लगा रही है। और ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है और आसपास के तमाम रिहायशी इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही वन विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट के पास तेंदुआ देखने की खबर से दहशत फैल गई है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक सोसाइटी के बाहर लैंप की रोशनी में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ राहगीरों ने अपने कैमरे में इसे कैद किया और पुलिस को 100 नंबर पर इसकी इत्तला दी। तस्वीरें बुधवार रात करीब 8 बजे की है। तेंदुआ दिखने की खबर आसपास की सोसाइटियों में व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गई, जिसके बाद किसी ने पुलिस को खबर ट्वीट भी की। हालांकि पुलिस ने ट्विटर पर जवाब दिया है कि इस खबर पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। और दिल्ली में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पिछले 45 दिनों में कोल्ड वेव के चलते 341 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। और सवाल उठ रहा है प्रदेश की दिल्ली सरकार पर कि शेल्टर होम में घूम घूम कर अपनी इमेज बनाने वाले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आखिर अब कहां हैं? कड़ाके की ठंड राजधानी दिल्ली में बेघरों की जान पर भारी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 45 दिनों में दिल्ली में 341 लोगों की जान सर्दी की वजह से चली गई। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी CHD की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ जनवरी में ही 96 लोगों की जान जा चुकी है और आने वाले वक्त में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। दिल्ली में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर होम्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन बेघरों की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से इन शेल्टर होम्स में जगह कम पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करना होगा। कल अचानक देर रात 9 बजे अमित शाह जब दिल्ली के एम्स पहुंचे तेज बुखार की शिकायत के बाद, तो वहां पर हड़कंप मच गया। उसके बाद पता चला कि अमित शाह को स्वाइन फ्लू है और एक के बाद एक तमाम बीजेपी के आला नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बुधवार को कमजोरी और बुखार की शिकायत के बाद रात करीब 9 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एम्स पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत एडमिट कर लिया। स्वाइन फ्लू की जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। अमित शाह के एम्स में भर्ती होने के बाद कई बीजेपी नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्हें अगले 2-3 दिन तक एडमिट रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति को लेकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई की सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। लेकिन इन नियुक्तियों के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे एक मनमाना फैसला बताया है। अब आपको बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है। पहले कोलोजियम ने राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग और राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन फिर बाद में इससे पीछे हट गए। अब इन जजों की जगह 2 अलग जजों की नियुक्ति कर दी गई है।
हालांकि तमाम विरोध के बाद बुधवार को दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई। और राम रहीम की एक और मामले में, पत्रकार छत्रपति की हत्याकांड के मामले में सजा का ऐलान आज होना है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि सजा का ऐलान जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, क्योंकि राम रहीम तो पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। हरियाणा के पंचकूला को छावनी में बदल दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। शहर में धारा 144 लागू है और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि आज होगा राम रहीम की सजा का ऐलान। सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम को 11 जनवरी को ही दोषी करार दिया था। जिन गंभीर धाराओं के तहत राम रहीम और 3 अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया है, उससे आज बड़ी सजा सुनाए जाने की संभावना है और पीड़ित परिवार ने उसे फांसी देने तक की मांग भी की है। गुरमीत राम रहीम जैसे व्यक्ति को समाज के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट की हम मांग करते हैं माननीय अदालत से। ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए। यौन शोषण के आरोप में राम रहीम पहले से ही रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होगा, जहां 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। और राखी सावंत के करीबी दोस्त दीपक कलाल, जो आम तौर पर अपने वीडियोस और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, खुद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो एक हाईवे का है जिसमें कुछ लोग दीपक कलाल को घेर कर खड़े हैं। एक शख्स इस वीडियो में दीपक कलाल की पिटाई कर रहा है। दीपक कलाल इस वीडियो में हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये शख्स लगातार लात घूंसे बरसाता जा रहा है। मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी गुड़गांव में हूँ। जिंदगी में मैंने जो भी बकवास की है सोशल मीडिया पे, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। ये लोग दीपक कलाल के वीडियोस को लेकर गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि उनके वीडियोस आपत्तिजनक होते हैं। इसके साथ ही इन्होंने दीपक कलाल से माफी मांगने का वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। वीडियो में दीपक कलाल तो बता रहे कि वो गुड़गांव में है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और यूपी में कानून व्यवस्था का खौफ किसी को नहीं रह गया है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब बिजनौर में एक युवक की कुछ दबंगों ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। यानी किसी का डर है ही नहीं। हाथ में लाठी और सिर पर गुंडागर्दी का भूत सवार इस शख्स ने सामने खड़े युवक पर बेतहाशा डंडे बरसाए। पहले घर के अंदर पीटा और मन नहीं भरा तो घर के बाहर लाकर युवक की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, यह शख्स लगातार इस युवक को भद्दी भद्दी गालियां देता रहा। युवक लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन इसने एक न सुनी और लगातार लाठियां बरसाता रहा। आसपास खड़े युवकों ने भी इस पर रहम नहीं की और पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। ये वीडियो बिजनौर के शेरकोट का बताया जा रहा है। पिटने वाले शख्स का नाम आसिफ है। आसिफ जब एटीएम से पैसे निकालने गया था तभी कुछ युवक उसके पास आए और उसे अपने साथ लेकर इस जगह पर आ गए थे, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी। मामला किसी लड़की से बात करने को लेकर बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आसिफ के भाई ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश जारी है। और अब पुणे की सड़कों पर ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं बल्कि रोबोट जो हैं आपको ट्रैफिक गाइडलाइंस और ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हो भी गई है। इनसे मिलिए, इनका नाम है रोडियो। रोडियो जल्द ही पुणे में ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखाई दे सकता है। भारत में पहली बार ट्रैफिक की कमान एक रोबोट के हाथ में देने की परियोजना शुरू की गई है। रोडियो का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। लोग सड़कों पर रोडियो को देखकर काफी रोमांचित हैं और इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। इस रोबोट में 16 इंच का LED डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले में ट्रैफिक कंट्रोल और उसके नियम दिखाए जाएंगे। रोडियो के हाथ में वाहनों के जाने और रुकने के संकेत होंगे। एक सीटी, स्किड स्टीयरिंग और ब्रेकर सेंसर से लैस होगा ये रोबोट। पुणे में अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो देश के अलग अलग शहरों में इसे लॉन्च किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन करने के लिए 3 दिन के दौरे पर अपने गृह नगर गुजरात में हैं, लेकिन इस दौरे के कई मायने लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2019 के चुनाव बसा ही गए। गुजरात यात्रा के पहले दिन 17 जनवरी को पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बाद में दोपहर में अहमदाबाद में एक नए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सार्वजनिक अस्पताल है जिसे अहमदाबाद नगर पालिका की तरफ से बनवाया गया है। इस अस्पताल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी है। ये पूरी तरह से पेपरलेस अस्पताल होगा। प्रधानमंत्री 18 जनवरी की सुबह 3 दिन के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उसी दिन दोपहर में मोदी विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। गुजरात दौरे के आखिरी दिन 19 जनवरी को प्रधानमंत्री हजीरा औद्योगिक क्षेत्र जाएंगे। इस बार गुजरात वैश्विक सम्मेलन में पाकिस्तान से कोई प्रतिनिधिमंडल भाग नहीं लेगा, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसे ये साफ है कि गुजरात में भारी पैमाने में निवेश की तैयारी की जा रही है। ये निवेश सूबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। जी हां, आंकड़े जारी हुए हैं तो उससे पता चला है कि सत्ता में काबिज पार्टी बीजेपी को 437 करोड़ रुपए का चंदा बीते साल मिला। वहीं कांग्रेस महज 25-26 करोड़ के आसपास बनकर है।
राजनीतिक दलों को 20,000 से ज्यादा के जो कॉर्पोरेट चंदे मिले उनमें से अधिकतर बीजेपी के खाते में गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 437 करोड़ का चंदा मिला है। कांग्रेस को चंदे के तौर पर महज 26 करोड़ 65 लाख रुपए मिले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि 20,000 से ज्यादा का ऊपर उसे चंदा मिला ही नहीं। बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदों के तौर पर कुल 4,201 चंदों में करीब 470 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल आए दिन उठते रहते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी किस तरह से चरमरा रही हैं उसकी जबानगी लगातार देखने को मिलती रहती है। नालंदा से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर स्वास्थ्य केंद्र के भीतर मरीजों से ज्यादा डॉग्स का आतंक है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की असल तस्वीर क्या है वो अस्पताल के बिस्तर पर बैठी आवारा कुत्ते से ही लगाया जा सकता है। मामला बिहार के नालंदा जिले के सदर अस्पताल का है, जहां एक आवारा कुत्ता अस्पताल के बेड पर बैठा है। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यह कुत्ता कभी भी अस्पताल के अंदर घुस जाता है। वहीं मरीजों का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है। स्थिति में रह रहा हूँ, कुत्ते के लिए देखिए बेडशीट है, हम लोग रहते गए बेडशीट खोजने के लिए तो बोले कि बेडशीट खत्म हो चुका है। बहुत भुगता है सर, रात बहुत परेशानी, कभी इधर से आता है उधर जाता है, बहुत परेशानी है। बिस्तर पर कुत्ते का यह वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच की बात की जा रही है। कोशिश रहेगी या कोशिश क्या मतलब आगे दिन से फिर उस तरह का फिर नहीं बैठे आपके लिए, और जो गार्ड है उससे भी पूछा जाएगा कि क्या उस तरह। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की देखरेख के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे हैं पता नहीं चल पा रहा। और ब्राजील से एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है जो कथित तौर पर एक पैसेंजर ने बनाया है कि बीच हवा में जब प्लेन था तो आग का गोला प्लेन से निकला, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से एक प्लेन के टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही प्लेन की खिड़की के बाहर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। खिड़की के पास बैठे पैसेंजर को प्लेन के इंजन से आग के गोले निकलते दिखे। जियोआई एयरलाइंस का यह प्लेन साओ पालो की ओर जा रहा था। आग के गोले देखते ही पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयरलाइंस ने माना कि प्लेन के इंजन में कुछ दिक्कत आई थी। सभी यात्रियों को अगली फ्लाइट से रवाना कर दिया गया। और आइए आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर पशु क्रूरता की है। कर्नाटक के मांड्या में परंपरा के नाम पर किस तरह से मवेशियों को आग के ऊपर से गुजारा गया और इंसान का अमानवीय चेहरा सामने आया और हम ये कहने को मजबूर हो गए जानवर कौन है। ये आस्था की अंधी दौड़ है। कुछ लोगों ने परंपरा के नाम पर मवेशियों को भी नहीं बख्शा। बेजुबान गाय बैलों को ये जबरन जलती आग में गुजरने को मजबूर करते हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें कर्नाटक के मंड्या की हैं, जहां मकर संक्रांति पर कुछ लोगों ने अंधविश्वास और क्रूरता की हदें पार कर दी। जिस खेल में बेजुबान की जान आफत में थी, उस खेल में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। सड़क पर पहले उन्होंने पुआल से आग लगा दी और फिर उसमें गाय और बैलों को दौड़ाने लगी। भीषण आग में बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ किसी को इसकी परवाह कहाँ थी। परंपरा और मनोरंजन के लिए कई लोगों ने मवेशियों के सींगों में गुब्बारे भी लगा दिए। आस्था की संधि दौड़ को देखकर अब आप ही फैसला कीजिए कि जानवर कौन है। तमाम चुनावी मुद्दों के बीच हिंदुस्तान ने भले ही बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे को कहीं कोने में डाल दिया हो, लेकिन पाकिस्तान लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से अब जाकर चेत गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार जल्द से जल्द 2 बच्चों की नीति बना दे। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी है टिक टिक करता टाइम बम और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ये कहना है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने आदेश भी दिया कि देश में 2 बच्चों की नीति लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों और सरकार को जनसंख्या पर काबू करने के लिए पुख्ता कदम उठाने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 35वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के मामले में ये दुनिया का 6ठा देश है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान की आबादी 5% बढ़ी है, लेकिन विकास के मामले में ये मुल्क बहुत पीछे है। बढ़ती आबादी से पाकिस्तान में आर्थिक हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कोर्ट ने पाकिस्तान में 2 बच्चों की नीति लागू करने के आदेश दिए हैं। और दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए फटाफट अंदाज में वर्ल्ड कट टू कट। स्विट्जरलैंड से सामने आई कंट्रोल एवलांच की हैरान करने वाली तस्वीरें। दावोस की एक पहाड़ी में अचानक बर्फीला तूफान आता है, जिसके बाद तेज रफ्तार से बर्फ नीचे की ओर लुढ़कने लगती है। इस आर्टिफिशियल एवलांच का मकसद लोगों को बर्फीले तूफान के खतरे से आगाह करना और उससे बचाना था। केन्या के एक 5 स्टार होटल में आतंकी हमला। नैरोबी में हुए आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत की खबर। आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए पहले पार्किंग में विस्फोट किया, जिसके बाद कई कारों में आग लग गई। आतंकी होटल में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतंकी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जंग से तबाह सीरिया में अब कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी और इलाज की कमी की वजह से एक हफ्ते में सीरिया में 15 बच्चों की मौत हो गई। सीरिया में बड़ी संख्या में लोग राहत शिविर में रह रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से बेहाल हैं। भीषण गर्मी से बेहाल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और हीट वेव से लोग परेशान हो गए हैं। गर्मी से बचने के लिए आम लोगों से लेकर जानवर तक समंदर के पानी में डुबकी लगा रहे हैं।
और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से 14 साल पुराने, माफ कीजिएगा 64 साल पुराने एक पुल को महज 14 सेकंड के अंदर किस तरह से नदी में समा दिया गया। आप भी देखिए। 14 सेकंड में एक पुल हुआ धड़ाम और मच गया कोहराम। अचानक एक धमाका हुआ और देखते ही देखते पुल हडसन नदी में जा समाया। ये तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क की है, जहां सुरक्षा कारणों से टप्पन जी पुल को ढा दिया गया। हडसन नदी में ये पुल 64 साल पहले बना था, लेकिन काफी जर्जर हो गया था, इसलिए इसे हटाने का फैसला किया गया। इस पुराने पुल के पास ही 2 साल पहले एक नया आलीशान पुल बनकर तैयार किया गया। दूर से देखने पर पहली नजर में लगता है कि इसी नए पुल का एक हिस्सा धमाके से गिर गया, लेकिन दरअसल प्रशासन और इंजीनियर्स ने ये कार्रवाई कुछ इस अंदाज में अंजाम दी कि बगल के पुल पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। और बॉलीवुड की हर खबर जानिए सिनेमा का चुगत में। सिद्धार्थ मल्होत्रा 34 साल के हो गए हैं। बर्थडे पार्टी के इनसाइड वीडियो में आप देख सकते हैं कि पार्टी में मौजूद सभी सिद्धार्थ के लिए किस तरह बर्थडे सॉन्ग गुनगुना रहे हैं। पार्टी के एक और वीडियो में सिद्धार्थ केक खाते नजर आए और जैकलीन और सोनाक्षी उन्हें चीयर अप करती नजर आई। सोनाक्षी का बर्थडे का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो डांस फ्लोर पर मस्ती भरा डांस करती दिखाई दी। जिम में एक्सरसाइज करते हुए जैकलीन ने पोस्ट किया वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने कंफर्टेबल तरीके से जैकलीन बॉडी को स्ट्रेच करती नजर आई। ब्रेकअप की खबरों के बाद नेहा एंजॉय करती दिखी। नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक बच्चे के साथ अपने गाए हुए सुपर हिट गाने आँख हमारे पर थिरकती नजर आ रही हैं। इस मजेदार वीडियो में वो अपने पार्टनर के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं। सुशांत ने अपनी अगली फिल्म राइफलमैन का टीजर वीडियो जारी किया। रिलीज किए गए टीजर वीडियो को देखकर लग रहा है कि यह फिल्म एक आर्मी मैन की कहानी होगी, जिसे अपने देश की रक्षा के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।